सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके, लेट्स बिगिन। तो हमने पीछे पढ़ा था, देखो आज तक हमारे कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हो गए। जर्नल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लेजर पढ़ लिया है, और लेजर के साथ हमने इसकी बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस भी पढ़ लिया है, ठीक है। और यहाँ साइड बाय साइड हमने कैश बुक पढ़ी है और बीआरएस पढ़ लिया है। इन में से किसी को कोई डाउट है अगर, तो वो मुझे बता सकता है, पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइनल अकाउंट्स। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? रियाज आप बताओ। सर नो आइडिया। नहीं पढ़ा है? सर अच्छा, आप पता में नहीं से है। कितने बच्चों ने भानु सर से पढ़ा हुआ? सर मैंने पढ़ा था सर। आपने पढ़ा था? अच्छा, तो उनने पढ़ाया नहीं फाइनल अकाउंट्स? सर पढ़ाया, सीधे सीधा पढ़ाया सर। उन्होंने जो सैलरी बताई थी ना हाँ, सर, उन्होंने लाइबिलिटी बताई थी वो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, हर हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। मैं ये उनकी मतलब उस पर टीचिंग पे जज नहीं कर रहा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो चलो हम अपने तरीके से पढ़ेंगे, सर का अपना तरीका था पढ़ाने का। बट ये है कि आपके आंसर्स निकलने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस करोगे तो तब अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो तब के लिए मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। तो चलो फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स बेसिकली ट्रायल बैलेंस से निकलता है। ट्रायल बैलेंस में हम जितने भी हम बैलेंसेस बनाते हैं, आपको मैंने बताया था जितने भी बैलेंसेस कहाँ से उठ के आते हैं, लेजर से उठ के आते हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंसेस होते हैं, बैलेंसेस का मतलब होता है जो आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। वो बैलेंस जो आपके पास बचा हुआ है, वो बैलेंस जो आपने क्रेडिटर्स को देना है, वो बैलेंस जो आपने डेटर्स को देना है, वो बैलेंस जो आपका बिल्स रिसीवेबल से आने वाला है, वो बैलेंस जो आपको बिल्स पेएबल आपको देना है, ठीक है। कितना आपके पास परचेजेस रह गया है, या कितना आपने परचेजेस किया है, कितना आपने सेल्स किया है, कितनी आपकी परचेजेस रिटर्न है, कितनी आपकी सेल्स रिटर्न है, ठीक है। उसी तरह कैरेज कितना दिया है, सैलरी कितनी दी है, वो सारा का सारा बैलेंसेस जो होते हैं, वो बैलेंसेस आपके पास ट्रायल बैलेंस में बन जाते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ऑल एसेट्स विल हैव डेबिट बैलेंस और ऑल लाइबिलिटीज विल हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस विल हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल इनकम ऑब्लिक गेन्स विल हैव क्रेडिट बैलेंस। ये मैंने आपको बता दिया था। हमेशा एसेट का डेबिट बैलेंस रहेगा और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। तो यही बैलेंसेस क्या होता है, यही बैलेंसेस हम अब देखो, ये हमारे पास एनालिसिस हो गया जैसे पूरे साल का हम करते आए। सपोज एक अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, 31 मार्च तक। ये पूरा एक साल है। देखो, किसी कंपनी का ऐसा भी होता है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। मतलब आपने 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड बनाना है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी। तो अकाउंटिंग पीरियड आपको देखना है, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है। अब सपोज एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अब आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स बनाना है। ये फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? ये फाइनल अकाउंट्स बनाने का रीजन होता है एक, पहला, कि हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है।
सेकंड, हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पूरे साल का एंड में जो बचा होगा 31 मार्च में या लास्ट मंथ में, हमें क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है कितने बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस वहां पे जाके बनेगा वही उठेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में आप प्रॉफिट एंड जहां जहां प्रॉफिट हुआ होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आप डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो, ये प्रॉफिट ट्रांसफर होता है और फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन में आपको पता लगता है कि आपका बिजनेस वेदर इट इज सॉल्वेंट बिजनेस और इनसॉल्वेंट बिजनेस, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? माइक ऑन किया है। माइक किसका ऑन है? आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस सर। माइक किसका ऑन है? माइक किसी का ऑन है, प्लीज वो ऑफ कर दे, ठीक है। तो चलो, तो आपको क्या करना है फाइनल अकाउंट्स में, पहला तो क्या है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है। देखो फाइनेंशियल पोजीशन आपको हमेशा ना पूरे अकाउंटिंग पीरियड में लास्ट तारीख को मिलेगा, 31 मार्च को। ये हमेशा उसी टाइम आप ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे जरूरी है, मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल अकाउंट्स में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया यहाँ से ले लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपके पास आपको तीन चीजें बनानी पड़ती है। दो तो आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। दो आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो, ठीक है। पहला तो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दोनों को एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिलहाल आप इतना समझो कि एक साइड तो आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं, और दूसरी साइड आपको क्या करना होता है, एक बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। जो ये बैलेंस शीट होती है, यहां से फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा होता है जो कि आपकी बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है। और ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें आपका क्या होता है कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है कि आपका ओवरऑल जिसके लिए आपने बिजनेस खोला है उससे प्रॉफिट कितना है, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसमें कुछ और प्लस माइनस होते हुए लास्ट में नेट प्रॉफिट बचता है या फिर नेट लॉस बचता है, जो भी। देखो लॉस के लिए कभी भी कोई बिजनेस नहीं खोलेगा, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो सकता है, इसलिए या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा यहाँ से या ग्रॉस लॉस निकलेगा। सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस निकलेगा, ठीक है। ये नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होता है कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपको कैलकुलेशन जो भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो उनका रिकॉर्ड रख के अगर हमारा एसेट और लाइबिलिटी दोनों बराबर आ जाए, देन यू हैव ए सॉल्वेंट बिजनेस, कि आपका एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, एंड इफ यू आर गोइंग टू क्लोज द बिजनेस लेटर ऑन, in that case when you will sell your asset, you will cover your all the liabilities जो कि आपकी पेंडिंग होगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस का है दैट इज इन इक्वल पोजीशन, ठीक है। और जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, आपने आपको एक चैप्टर भी है उसका, ठीक है, वेयर यू से कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन वो कहाँ से निकलता है, बैलेंस शीट से, जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड होता है। इसको हम ईच एंड एवरीथिंग को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये जो मैंने साइड पे नोट्स बनाए हुए हैं, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूँ।
ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया अभी तक कि फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, एनालिसिस होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, जर्नल में होता है। क्लासिफिकेशन कहाँ होता है, लेजर में होता है। एनालिसिस कहाँ होता है, आपका फाइनल अकाउंट्स में होता है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है, एक्सपेंसेस हो और इनकम्स और गेन हो, इनको आपस में कंपेयर किया जाता है और उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ, कौन सी दो जगह मैंने आपको बताया था, दो अकाउंट्स में कैलकुलेट होता है। एक अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर एज जो दूसरा कंपैरेटिव एनालिसिस होता है वो होता है बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में आपका एसेट वर्सेस लाइबिलिटी का कंपैरिजन होता है, जिससे हमें पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब। अब कुछ चीजें जो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, कौन सी चीज बैलेंस शीट में आती है, इसका डिफरेंट मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उस फॉर्मेट को आपको ध्यान से रखना है, याद रखना है अच्छे से कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से डायरेक्ट इनकम होती है, कौन सी इनडायरेक्ट इनकम होती है। उन चीजों को अच्छे से याद रखना है। इससे पहले एक छोटा सा आपको ओवरव्यू और दे देता हूँ। वो किस चीज का है, दैट इज बेसिकली ऑफ दीज अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अगर आपको क्वेश्चन आए कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बना सकते हैं, तो ये साल में इन अ ईयर, इन अ अकाउंटिंग पीरियड कभी भी बनाया जा सकता है। ये क्वार्टरली भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका मंथली भी बनाया जा सकता है, ये आपका बाय एनुअली भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये आपका ईयरली बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सपोज आपने क्वार्टर के बाद ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। वेयर एज जब बात करेंगे बैलेंस शीट की, ये हमेशा लास्ट डे ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब अकाउंटिंग पीरियड आपका क्लोज होता है, दैट इज आइदर फर्स्ट 31st ऑफ मार्च और 31st ऑफ दिसंबर, ये तभी बना सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन, बाय फाइनेंशियल पोजीशन व्हाट आई मीन इज वेदर ए बिजनेस इज सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। अगर अगर देखो जरा सा भी फर्क पड़ेगा, सॉरी एक मिनट, एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर इक्वल है, ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि लाइबिलिटीज आपकी पूरी हो जाएंगी अगर आप एसेट को मार्केट में बेच भी देते हो। ठीक है, इफ यू विल सेल दीज एसेट योर लाइबिलिटीज विल बी कंप्लीटेड, तो आपका बिजनेस जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, वेयर एज अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है, लाइबिलिटीज आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू एसेट, इन दैट केस ऑटोमेटिकली यू विल गेट इंसॉल्वेंट, लाइक विजय माल्या, और आपको देश छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और सेम इज द केस विद अगर ये उल्टा हो जाए रिलेशन, अब आपके एसेट बहुत ज्यादा है, लाइबिलिटीज बहुत कम है, इस केस में आपका यू विल गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इक्विटी। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आपकी जेब में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बिजनेस में उतना पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि एसेट आपके पास बहुत ज्यादा है और लाइबिलिटीज आपकी बहुत कम है। तो एक्चुअली में हमेशा जो आइडियल इक्वेशन है, दैट इज एसेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी, asset should be always equal to capital plus liability, because capital is also a liability. This is an internal liability and this is external liability. Is it clear? सर रिपीट करना फिर से। देखो, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम बनाते हैं ना, किसने पढ़ी है अकाउंटिंग इक्वेशन? पढ़ी है किसने? सर हमने यस सर। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, दैट एसेट हमेशा
जो ओनर ने पैसा लगाया है प्लस जो बाकी लाइबिलिटीज है उसके बराबर होगा। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी, वेयर एज दिस लाइबिलिटी इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एसेट इज इक्वल टू, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो लाइबिलिटी ही होती है, राइट। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, सो दैट मीन्स दिस इज द आइडियल इक्वेशन। ये वाली भी और ये वाली भी दोनों सेम ही है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट लाइबिलिटी, दिस इज कैपिटल, दैट मीन्स इंटरनल। इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है और इक्वेशन को थोड़ा सा वाइड कर दिया है, ठीक है। लेकिन देखो अल्टीमेट गोल क्या है कि आपका एसेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी, सो दैट कल को अगर आप एसेट बेचते भी हो तो आपकी लाइबिलिटीज पूरी हो जाए, ठीक है। इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यही चीज हमें बैलेंस शीट में पता लगती है कि हमारा बिजनेस बराबर का है कि नहीं। ये हमेशा आप देखना, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, हमेशा जो टोटल होगा, जो एसेट साइड का टोटल होगा और जो लाइबिलिटी साइड का टोटल होगा, हमेशा बराबर है, ठीक है। इज इट क्लियर रियाज? यस सर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर MS ABC एंड सन्स फॉर द ईयर 31st ऑफ मार्च 2018। ये मैंने नोट्स 2018 में बनाए हुए, इसीलिए यहाँ पे 2018 है, आप जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि डेबिट साइड सेम जैसे मैंने आपको बताया था, डेबिट इज समथिंग विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज समथिंग विच इज रिटन ऑन द राइट साइड, ठीक है। क्रेडिट में आप लिख लो यहाँ पे। इसको पहले मैं थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ दे देता हूँ, रुको। ये दिख रही है सबको? तो दिस इज पर्टिकुलर्स, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स और फिर से अमाउंट, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका डेबिट का होगा और ये वाला आपका पोर्शन क्रेडिट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, किसने बजट पढ़ा हुआ है? किसी ने इकोनॉमी में बजट पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा है, चलो। शायद मैं आपको स्पार्क में मैं ही आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा अगली बार से। तो एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड में होंगे, डेबिट साइड में, और इनकम आपका क्रेडिट साइड में होगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हुए, कोई मुझे बता सकता है, एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हुए वेयर एज इनकम कम हुई, ग्रॉस लॉस। तो क्या होगा? लॉस होगा, जिसको बोला जाएगा ग्रॉस लॉस। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया जाता है। सेम इज द केस विद इनकम, अगर बड़ी होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपको क्या हो जाएगा? ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है। जैसे आप वो करते हो ना, आपने मैथमेटिक्स में देखा है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है, यही होता है। मैथ नहीं आता क्या? यस सर, यस सर। चलो, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, मैंने कहीं देखा भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम इज द केस विद दिस कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, या इसको उल्टा कर दो, इनकम माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, राइट। उसी तरह उल्टा और भी एक इक्वेशन बन सकती है आपकी, ठीक है।
तो ये चीजें, कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मूलेज है जिनको आपको ध्यान में रखना है इससे पहले, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। इस चीज को समझ के चलना कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, कौन सी चीज बड़ी है उसको ध्यान में रखना है। अगर इनकम बड़ी है और एक्सपेंसेस कम है तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो आपको सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस लॉस निकलता है। सेम इज द केस विद, तो देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि एक्सपेंसेस वर्सेस, ये किसका होता है, एक्सपेंसेस वर्सेस इनकम का रिलेशन होता है। सेम इज द केस विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे भी सेम, एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड और इनकम राइट साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट वहां आपने कमाया वो आपका यहाँ पे आ Net जाता profit. है। ठीक है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज अ इनकम फॉर यू, और वही प्रॉफिट आपका इसमें प्लस माइनस होते हुए कहाँ पहुंचता है, नेट प्रॉफिट में। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब दो चीजें और मैं आपको तैयार कर रहा हूं ताकि वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, ये प्लीज कहीं लिखते रहना। एक चीज और कि ये, कि जब ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो एक्सपेंसेस होंगे या इनकम होगी ये आपकी डायरेक्ट होगी, ये आपकी डायरेक्ट होंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। वेयर एज जब बात करोगे प्रॉफिट एंड लॉस की, यहाँ क्योंकि आपका देखो मेन बिजनेस आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल और परचेज जिसका करोगे उसी में से प्रॉफिट निकलेगा आपका मेजर मेजर तौर पे। ठीक है, वेयर एज सपोज अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसी चीज जो कि आपको इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे दी है, ठीक है, तो वहां से आपको सपोज आपको इनकम आ रही है, रेंट आपको रिसीव हो रहा है, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। सपोज यहाँ पे आपको 5,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस में ये 5,000 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इसमें आपने देखा आपको रेंट भी आ रहा है 1,000 रुपया, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, 6,000 रुपीज, राइट। तो ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। रही बात अगर ये ना हो, आपके पास रेंट नहीं, आप क्या कर रहे हो, कहीं किसी को कमीशन पे कर रहे हो, तो कमीशन इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सपोज 500 रुपया कमीशन पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ये पे की तो आपके पास कितना आ गया लास्ट में, 4,500 एज नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्ट कौन सा हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसका मतलब हुआ कि जो डायरेक्ट इनकम है, जो कि जो डायरेक्ट प्रॉफिट है सर, वो हमें हुआ बिजनेस से। और अगर राइट। हमने वही मनी वही सर, अगर हमने अपनी मनी आगे यूटिलाइज कर दी जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, तो इट्स वो नॉट, इनडायरेक्ट हो गया। इट्स नॉट अबाउट वही मनी, इट्स अबाउट समथिंग कोई और। देखो मनी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, दैट इज फ्रॉम कैपिटल, यस सर। द कैपिटल इन्वॉल्व, द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, राइट। तो आप यस सर। इससे कर रहे हो, अगर सपोज कमीशन पे की है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड देन यू विल स्पेंड इट टू समवेयर एल्स, वहां से आप फिर से कुछ कमाओगे, नो, इसकी बात यहीं तक खत्म। हम बात कर रहे हैं कैपिटल से जो पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल से हमने कुछ पैसा उठाया और हमने छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर, कहीं इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर, ठीक है, तो इससे हमें क्या रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट तो हमारे लिए एक एसेट है, बट इससे हमें एक डिविडेंड रिसीव होगा। डिविडेंड का मतलब इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एक डिविडेंड रिसीव होगा। ये हो सकता है कभी हो कभी नहीं हो, इसीलिए ये हमेशा इनकम में काउंट किया जाएगा। ठीक है, यू विल नॉट काउंट इट इन एसेट, क्योंकि एसेट वो होता है जो लॉन्ग टाइम रहता है। ठीक है, तो यस सर। डिविडेंड को आप सिंपली इनकम की तरह ट्रीट करोगे, और इसको क्या करोगे, सपोज कहीं इन्वेस्टमेंट की थी आपने इसी कैपिटल से उठा के 50,000 रुपया, और इसका नेटवर्थ का आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, सपोज 5,000 और रिसीव हो गया, ठीक है, तो ये 5,000 आपके यस पास सर। एक प्रॉफिट डायरेक्टली ट्रेड से है, वेयर एज दिस 5,000 आपका इनडायरेक्ट
कहीं से इनकम आई, तो ये 5000 भी आपका ऐड हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ गया। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, यस सर। तो इट विल बी क्लोज टू 10,000 रुपीज। तो यही 10,000 उठेगा, और जो कैपिटल आपने लगाया होगा पिछली बार, सपोज आपने 55 लाख रुपीज लगाया है, ठीक है, और यही जो 10,000 है ये इसमें एड अप हो जाएगा कि अब आपके पास कैपिटल कितना हो गया, 5,10,000, 10,000। राइट। तो अगली बार आपके पास इतना पैसा आपके पास ऐसा कैपिटल है। कल को आप जब क्लोज करोगे, तो मैंने आपको बोला एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ये अभी सारा इंट्रोडक्शन है, अभी मैं पहुंचा नहीं उसमें। मैंने आपको बोला एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, दैट मींस कैपिटल भी है इसमें और एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी है। तो जब आपको एसेट बेचना है, कंपनी बंद करनी है, तो सबसे पहले एक तो ओनर का कैपिटल भी मोड़ा जाएगा, राइट, प्लस जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसको भी कवर किया जाएगा। तो ये जो 5,10,000 हो गया, इस बार उसको कितना मिलेगा अगर वो क्लोज कर देगा, 5,10,000, ना कि वो 5 लाख जो उसने इनिशियल स्टेज में इंट्रोड्यूस किया था। इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? कॉम्प्लिकेट तो नहीं हुआ थोड़ा? कहाँ गए सब? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। ओके। बिल्कुल कोई बोलता नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी आवाज ही बंद हो गई है शायद। चलो, सो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जिसका हम ट्रेड करते हैं, जो भी सामान जिसका हम ट्रेड करते हैं, उससे जो इनकम आएगी या उससे जो एक्सपेंस होगा, उसको हम डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले जब बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, ठीक है, तो सबसे पहले उठ के आएगा पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक हुआ था, वो इस साल में जब ओपनिंग होगी नए साल की, तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट आ जाएगा इसका, सबको दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी आपने खर्चे किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ परचेजेस किए हैं, तो परचेजेस डोंट लिंक इट विद द जर्नल एंट्री, बिकॉज वहां पे आप परचेजेस को आप एसेट की तरह मानते थे। यहाँ पे दिस इज बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस हमने निकालनी है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। इसमें मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस और इनकम की बात करनी है। तो एक्सपेंसेस और इनकम किससे आएगी? एक्सपेंसेस, परचेजेस करोगे तो एक्सपेंसेस होंगे, और सेल्स करोगे तो उससे इनकम आएगी। सिर्फ इस केस में यहाँ पे आपको एज ए इनकम ट्रीट करना है और परचेजेस को एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डालना है एक्सपेंडिचर वाली साइड। उसके बाद आपने क्या करना है, टू परचेज, इस साइड टू आता है और राइट साइड पे बाय आता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये कैश बुक में भी हमने पढ़ा और लेजर में भी पढ़ा। तो जो भी परचेजेस आपने, सपोज आपने 80,000 की ओवरऑल परचेज की है पूरे साल में, ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे रिटर्न्स जो कि परचेजेस रिटर्न्स होंगे, जैसे आपने 4,000 का परचेजेस रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो ओवरऑल कितने परचेजेस किए आपने, 76,000 के टोटल, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज पहले अंदर लिखनी है, 80,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, और जो इसमें से माइनस होके बचेगा, तो एक्चुअल में आपका परचेजेस कितना है, 76,000 रुपीज का। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, इसमें परचेजेस जब आपने ऐड कर दिए एक्सपेंडिचर में, उसके अलावा भी एक्सपेंडिचर्स होंगे विच आर रिलेटेड टू परचेजेस, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेजेस। ठीक है, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस करवाया था, तो उसमें दो चीजें थी, एक था कैरेज इनवर्ड एंड दूसरा था कैरेज
आउटवर्ड, राइट। तो देखो कैरेज इनवर्ड इज बेसिकली ए डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली परचेजेस कुछ किया और उसको कैरेज इनवर्ड दे रहे हो। यहाँ देखो टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है, एंट्री टैक्स, रॉयल्टीज। किसको पता है रॉयल्टीज? ऑक्ट्रॉय को लोकल टैक्स बोला जाता है, ठीक है, जो लोकल टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपको लोकल टैक्स भी देना पड़ रहा है, जैसे गाँव में जा रहे हो कुछ सामान लेके, तो वहां पे आपको जो टैक्स देना पड़ता है उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, ठीक है। रॉयल्टीज किसको मालूम है? सर जो मटेरियल लेके जाते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं ना, एग्जैक्टली हमारे गांव में सर। होता है ना आपके वहाँ। हाँ सर। तो रॉयल्टीज वो होती है कि सब कमीशन टू बी पेड टू द अथॉरिटी जिसके पास उसका कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बगलियार प्रोजेक्ट, ठीक है, उसकी रॉयल्टी मिलती है J&K स्टेट को, वेयर सारा का सारा प्रॉफिट किसका है? NHPC का, ठीक है। और J&K स्टेट सिर्फ रिसीव करता है रॉयल्टी। तो क्लास अभी बंद हो जाएगी विद इन 5 to 10 सेकेंड्स, उसके बाद दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ, आप दोबारा से, ठीक है।